नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ भी दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका करंट भी कवर कराया जाता है। तो दोस्तों, सारी चीजें मेरे द्वारा एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरीके से आपको आपकी सफलता वाली तैयारी हो सकती है, उस तरीके से सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में दी जा रही हैं। आप एप्लीकेशन पर ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट से रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए और करंट में करवा दूंगा एग्जाम के टाइम। तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप एप्लीकेशन पे इन सारी चीजों को देखते रहिए और यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, अगर जो बात करें हमारे बैच की, तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का क्लासेस अवेलेबल है, बिहार पीजीटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार पीजीटी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैच है, अलग अलग बैच में सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन की बात करें दोस्तों, तो फीस जो है आपको पेमेंट करना होगा। देखिए, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस केवल और केवल 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो आपको सिंपली दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, झारखंड पीजीटी का आपको पता है कि स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो अभी से भी आपके पास इतना समय है कि स्पेशल क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो झारखंड पीजीटी का के लिए दोस्तों एडमिशन यथाशीघ्र लेके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये होने वाला है कि एक देश के भुगतान संतुलन में घाटे को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि एक देश में भुगतान संतुलन के घाटे को दूर कैसे किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक देश में भुगतान संतुलन में घाटे को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जितने भी डी बोल रहे हैं ना, जितने भी डी बोल रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको, है ना, जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत। अरे भाई, भुगतान संतुलन में घाटा कब होता है? भुगतान संतुलन, हमारा भुगतान असंतुलित कब होता है? जब क्या होता है दोस्तों कि आयात करते हैं, आयात अगर जो हम करते हैं तो आयात से हमें ज्यादा मुद्रा की हानि होती है।
ठीक है, मतलब अगर जो कोई विदेशी वस्तु हमारे देश में आ रहा है तो हमारी मुद्रा की क्या होती है दोस्तों, क्षति पहुंचती है। ठीक है, तो आयात पे जब हम खर्च करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लाभांश होता है वो दूसरे देश में चला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आयातों पर व्यय हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, आयातों पे व्यय ज्यादा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो निर्यात होता है वो हम कम करते हैं। निर्यात जो होता है वो कम करते हैं, हमारा निर्यात कम होता है, आयात ज्यादा होता है। तो जब निर्यात हम लोग कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें आय जो होगा वो कम प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे हम व्यय ज्यादा कर रहे हैं और आय यहाँ पे कम प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया कि हमको समहाउ इस निर्यात की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ना सर, इस निर्यात की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इस निर्यात की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम स्वर्ण के निर्यात में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे ना। तो तभी जाकर के हमें क्या होगा, मुद्रा प्राप्ति होगी ना, विश्व के अन्य देशों से हमें मुद्रा की प्राप्ति होगी ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे थे सब गलत बोल रहे थे और जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि भैया हमको क्या चाहिए, हमें मुद्रा चाहिए और मुद्रा हम निर्यात करके ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा और डी जितने लोग बोल रहे हैं सबका उत्तर गलत होने वाला है। अगला प्रश्न, और मध्य प्रदेश की परीक्षा जो लोग भी कल देने जा रहे हैं है ना, तो आज मैं ये एक सेशन लेके आया हूं जिसमें आपको वो सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो अलग अलग परीक्षाओं में एक बार नहीं अनेकों बार पूछे गए। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कल पेपर दीजिएगा तो देखिएगा कि इस सेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रश्न मिलेंगे। अब वहां पे दे दिया है कि भुगतान असंतुलन, तो भुगतान असंतुलन से कई सारी चीजें होती है कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें निर्यातों में वृद्धि हो सकती है। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को क्या देता है, साख प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके पेपर में प्रश्न पक्का आएंगे, ये बात समझ के रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि प्रशुल्क के कारण क्या होता है। जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रशुल्क क्या होता है भैया कि निर्यातों और आयातों पे लगाए गए कर को ही प्रशुल्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में निर्यातों पे कर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लगता है, आयात पे कर लगता है। तो प्रशुल्क के कारण क्या होगा कि जब निर्यातों और निर्यात किए गए वस्तुएं और आयात किए गए वस्तुओं पे जो कर लगाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रशुल्क बोलते हैं। और प्रशुल्क जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो अगर जो प्रशुल्क लगाया जाएगा दोस्तों, अर्थात अगर जो किसी वस्तु के पर कर लगाया जाएगा तो घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होगी। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। प्रशुल्क लगाया जाएगा तो जो घरेलू उत्पादक होंगे उनके अतिरेक में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि जो अब आयात करता है, जो हम दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करेंगे वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और जब महंगी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो घरेलू उत्पादक होंगे उनको उनकी वस्तुएं सस्ती रहेंगी तो इन्हें जो लाभ मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से रखिए। साथ ही साथ जब प्रशुल्क लगाया जाएगा तो अगर जो कोई वस्तु चाइना से आ रही है चाहे किसी भी अन्य देश से आ रही है तो उससे गवर्नमेंट को कर की प्राप्ति होगी, कर की प्राप्ति होगी तो इसकी सरकार के राजस्व में वृद्धि होने वाली है। ठीक है, घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरेक में कमी आएगी, बात ये भी ठीक है। जब प्रशुल्क लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा तो कर जो है, जो पैसा आप उपभोग कर सकते थे उसको आप कर के रूप में गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके अतिरेक में कमी आ जाएगी। तो उपभोक्ताओं के अतिरेक में कमी आएगी, उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि आज के सेशन में प्रश्न आसान होंगे, लेकिन ये सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में एक बार नहीं बहुतों बार पूछे गए। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कल परीक्षा है तो ऐसी स्थिति में आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन में लेके आया हूं और आप देखिएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में केवल आज के सेशन से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आराम आराम से पढ़िएगा। अब ये मत सोचिएगा कि जैसे सर जी हूबहू बता रहे हैं वैसे ही हूबहू प्रश्न पूछेगा।
हो सकता है कि हूबहू भी पूछ ले, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के भी पूछ ले, है ना। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरचनात्मक नीति का समर्थन किया। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किसने कहा था कि अगर जो कोई उद्योग है और उस उद्योग में कोई एक नई फर्म एंट्री करना चाहती है, तो इस फर्म को क्या करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि इस उद्योग में जो पुरानी फर्में हैं ना, उनसे ये नई फर्में कंपीट नहीं कर पाएंगी अगर इनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नई फर्मों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे वो स्टेटमेंट याद आना चाहिए कि शिशु की रक्षा करो, ठीक है, शिशु की रक्षा करो और बालक को स्वतंत्र रखो और युवा को क्या करो, खुला छोड़ दो। इस प्रकार का भी स्टेटमेंट दिया गया ना, वो भी किसके द्वारा दिया गया है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। और फिर आपको याद आना चाहिए कि किसने कहा था कि देखिए भैया संरक्षण तभी दीजिए जब संरक्षण की जरूरत हो। कमेंट करके आप हमें बताइएगा। अगला प्रश्न, एक देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टो ने कितनी अवस्थाओं को बांटा। तो रोस्टो साहब ने क्या बोला था भैया, रोस्टो साहब ने एक पुस्तक लिखी थी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर जो कोई अर्थव्यवस्था विकास करेगी तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। कितने चरणों से, 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहला चरण क्या बताया था उन्होंने कि परंपरागत समाज होगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगी, अर्थव्यवस्था में मंदी होगी, उत्पादन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा बताया था आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा बताया था आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा बताया था परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवा बताया था अत्यधिक उपभोग जो समृद्धि की अवस्था होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप कैसा होता है। बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का जो स्वरूप होता है वो स्थिर साधन अनुपात वाला होता है। तो सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का जो स्वरूप होता है वो स्थिर साधन अनुपात वाला होता है, ठीक है। और ये स्थिर बचत अनुपात की भी बात करते हैं और श्रम शक्ति की स्थिरता की भी बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, और देखिए मध्य प्रदेश से जितने लोग भी हैं पेपर दे लीजिएगा, ये नहीं कि फिर शांत होकर के बैठ जाइएगा कि अब कौन पढ़ेगा। मेहनत करते रहिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर जो सफलता यही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो अपनी कंटिन्यूटी जारी रखिएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं, कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये कहते हैं कि अगर जो संतुलन समृद्धि दर प्राप्त करना है तो बचत और निवेश में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हैरड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त बचत एवं निवेश की समानता के आधार पे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न
राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा कब की गई भाई? चलिए, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा कब की गई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो राष्ट्रीय किसान नीति के अंतर्गत दोस्तों इसका उद्देश्य भी पूछता है कि ये बताइए कि जो राष्ट्रीय किसान नीति बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था कि केवल और केवल किसानों के उत्पादकता पर ध्यान न दिया जाए। ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार की जानी चाहिए। ठीक है, इनका आर्थिक विकास भी होना चाहिए। मतलब इन्हें केवल केवल उत्पादन ये ना बढ़ाए, ये उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ पैसा भी कमाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। ये कौन सा आयोग था? ये था दोस्तों स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है कहलाता है। अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, समर्थन कीमत और निकासी कीमत में अंतर नहीं जानते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग होता है और निकासी कीमत अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट खाद्यान्न का वितरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? निकासी कीमत इसे बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, आज का सेशन आसान हो सकता है लेकिन ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर में अलग अलग परीक्षाओं में बहुतों बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आज हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा। सबको पता है कि नहीं पता है? सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है भारत के राष्ट्रीय आय में? सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है भैया? 54% है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें उद्योग की, तो उद्योग दोस्तों देखिए, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। उद्योग जो है ये लगभग दोस्तों ये 17 से 19% होगा। ठीक है, 1-2% इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र की बात करें दोस्तों, सॉरी, उद्योग जो है ये 29% के आसपास है। सॉरी, उद्योग जो है 29% के आसपास, और कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17% के आसपास है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जिसे प्रत्येक क्षेत्र बोला जाता है, 54%। दूसरे स्थान पे औद्योगिक क्षेत्र आता है, जिसे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, 29%। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, जो जिसका योगदान 17% है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल ठीक है। और जो लोग भी कल परीक्षा देने जा रहे हैं, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। ये सोचिएगा कि आपने जिंदगी में इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ा है, और अगर जो आप हमारी 50 क्लास किए हैं, अगर जो आप हमें 50 दिनों से ज्वाइन कर रहे हैं या हमारी 50 क्लास ज्वाइन किए हैं,
तो आप मान के चलिएगा दोस्तों कि कम से कम 90% प्रश्न आपके पेपर में ऐसे होंगे जो आपकी आंखों के सामने से गुजरे होंगे। अगर जो हमारी 50 क्लास आप किए हैं तो पेपर में 90% के आसपास प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी आंखों की नजरों से गुजरे हैं, जरूर गुजरे हैं। अब वो आपको याद है कि नहीं याद है, उसको आप कितना समझे हैं, कितना उसको आप सीरियसली लिए हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो बिल्कुल धैर्य बना करके पेपर दीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इतनी सारी गलतियां क्यों हो रही है? ऐसे प्रश्न में इतनी सारी गलती होगी, इतनी सारी गलती होगी? ये कैसे होगा भाई? ये लारेंज वक्र थोड़ी होता है। ये लारेंज वक्र और गिनी गुणांक जो होता है ये आय में विषमता को इंडिकेट करता है। ये कुजनेटस वक्र होता है सर। कुजनेटस वक्र आपने नहीं पढ़ा है? ये उल्टे आकार का होता है, आपने नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा यार। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि देखिए प्रति व्यक्ति आय तथा आय असमानता के स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला कुजनेटस वक्र बताता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय और आय में असमानता की बात होती है। लेकिन अगर जो ओवरऑल केवल बात हो कि आय की असमानता को व्यक्त कैसे किया जाता है, तब जाकर के दोस्तों लारेंज वक्र और गिनी गुणांक होगा। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है। ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। कब की याद आनी चाहिए? 1956 में याद आ जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जेम्स टोबिन बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था? तो जेम्स टोबिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है हमारी बस है, हमारी ट्रेन है। तो जब भी आप जहां भी जा रहे हैं, तो जब आप बस में बैठिएगा या ट्रेन में बैठिएगा तो प्रयास करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस हैं, पुरानी जो क्लासेस हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि कम से कम 10 क्लास तो जरूर देख लीजिए एग्जामिनेशन के पहले पहले। आप देखिएगा उस 10 ही क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो 10 क्लास मतलब क्या, 10 घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। लेकिन YouTube में एक फैसिलिटी होती है कि वीडियो को आप फास्ट मोड में चला सकते हैं। तो फास्ट मोड में चला लीजिएगा और कम से कम 10 क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, हेडफोन लगा लीजिएगा और थोड़ा सा कम से कम 10 क्लासेस को जितना ज्यादा आपको समय मिलेगा उतना आप रिवीजन करके जाइएगा। अब देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन किसान क्रेडिट वितरण एजेंसी है? अब ये बढ़िया सा प्रश्न है भाई। किसान क्रेडिट वितरण एजेंसी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए किसान क्रेडिट जो है दोस्तों ना, इसका वितरण जो है ये 2 संस्थाएं करती हैं। एक तो करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दूसरा करता है व्यावसायिक बैंक। और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दोस्तों किसानों को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, जो बिना किसी ब्याज के दिए जाते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें, बी व सी राइट होना चाहिए। सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो किसान क्रेडिट जो वितरण करती है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक वितरण करती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं, अर्थात बी और सी सही होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अंतरराष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। अंतरराष्ट्रीय तरलता अगर जो आसान भाषा में समझे भैया, और एक बात और समझ लीजिए यहाँ पे समझने वाली बात, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी दिया है सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो आप कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा, इस प्रकार की स्थिति अगर जो आपकी जनरेट होती है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे ही सही टिक करिएगा। ठीक है, बी पर ही सही टिक करिएगा, अपना उत्तर बी ही सही दीजिएगा। अगर जो 4 ऑप्शन है और उस 4 ऑप्शन में एक से ज्यादा उत्तर सही है, तो उस उत्तर को पहले दिया जाता है जो क्रम में पहले आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तरलता, अंतरराष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। अंतरराष्ट्रीय तरलता क्या व्यक्त करता है भाई, बताइए। तरलता क्या होता है, तरलता का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने की होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुद्रा जो है वो सबसे ज्यादा तरल है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको से अगर जो कोई 1000 रुपये उधार मांगे और वो आपसे 60-70 किलोमीटर दूर या 600 किलोमीटर दूर, या भले से वो अंडमान निकोबार में हो, आप क्या करेंगे कि तुरंत उसको क्या कर देंगे, पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो जो अभी आपके पास था वो पैसा अंडमान निकोबार उसके पास चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है, तो ये तरलता है। तो क्या उत्तर होगा भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय तरलता का मतलब ये होता है कि जब एक कोई देश, ठीक है, एक कोई देश क्या कर रहा है दोस्तों कि अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दायित्वों को पूरा कर रहा है, और ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है कि एक तरीके से अपने भुगतान और संतुलन की स्थिति को सुधार करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे अंतरराष्ट्रीय तरलता के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये दोस्तों होगा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तरलता जो व्यक्त कर रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तरलता जो व्यक्त करता है वो अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को। क्योंकि विश्व के किसी भी देश में आप चले जाइए, स्वर्ण की डिमांड है। ठीक है, आप वहां पे सोना जाकर के बेच सकते हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, IRDA का संबंध है, थोड़ा सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, IRDA का संबंध किससे, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, IRDA का संबंध किससे है, बिल्कुल ठीक है। IRDA का मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका जो गठन होता है भैया ये होता है 2000 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, सी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो जितने लोग भी बीमा क्षेत्र से संबंधित है बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भारत में आयात बिल में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, मतलब भारत जो जिन वस्तुओं का आयात करता है उस पर सबसे ज्यादा खर्च किस पे करता है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो रक्षा हथियार बोलेगा। ठीक है, वेपन्स कोई नहीं बोलेगा। ठीक, नहीं बोल रहे तो अच्छी बात, जो नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा, जो पढ़ा है वो नहीं बोलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कुल उपयोग का जो हम लोग कुल उपयोग जो पेट्रोल का हम लोग कुल उपयोग करते हैं उसका 85% हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आयात करते हैं, अर्थात दूसरे देश से मंगाते हैं। ठीक है, और केवल 15% टोटल उपयोग का
हम लोग पेट्रोल अपने देश में तैयार कर पाते हैं। अगर जो आप पुरानी किताब पढ़ेंगे तो वहां पे 20 और 80 का रेशियो दिया होगा कि 20% हम खुद ही उत्पादन कर लेते हैं और 80% आयात करते हैं। लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार अब हम लोग पेट्रोलियम जो है दोस्तों कुल उपभोग का 85% आयात कर रहे हैं, अर्थात दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है। आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है, किससे संबंधित है? और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। इतना कम लाइक क्यों है भाई? सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर जो आगत निर्गत विश्लेषण की बात करें दोस्तों तो ये कौन देता है? आगत, अच्छा दिया तो है ऑप्शन वही, ठीक है, वही तो पूछ रहा है। तो आगत निर्गत विश्लेषण कौन करता है भैया? ये करते हैं लियोनटिफ साहब। और आगत निर्गत विश्लेषण क्या है? तो देखिए, अगर जो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना हो तो आगत निर्गत विश्लेषण ये बताए कि होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो उद्योग है, ये उद्योग क्या है? ए है, ठीक है। ये उद्योग ए है जो मान लीजिए कि ट्रैक्टर का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। ट्रैक्टर का उत्पादन मान लीजिए कर रहा है। और एक उद्योग जो है वो बी है, ठीक है। ये उद्योग जो है वो बी है जो क्या कर रहा है? ट्रैक्टर के उपकरण बना रहा है, ठीक है। ये उद्योग ट्रैक्टर के का क्या कर रहा है? पूरा ट्रैक्टर को बना रहा है। और ये उद्योग बी जो है ये ट्रैक्टर के उपकरण को बना रहा है। तो अगर जो ट्रैक्टर की मांग में वृद्धि हो जाए, ट्रैक्टर की मांग में अगर जो वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो ट्रैक्टर उद्योग है ये उपकरणों की मांग भी बढ़ा देगा। तो अगर जो इसकी मांग में वृद्धि हो रही है तो इसकी मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र होता है। ये फेवरेट प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है। चलिए, गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र कैसा होता है सर? बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और झारखंड पीजीटी की स्पेशल क्लास हो रही है, जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं यथाशीघ्र क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। झारखंड पीजीटी की स्पेशल क्लास चल रही है सुबह 10 बजे से। वहां पे आपको झारखंड स्पेशल, करेंट, इंडियन इकोनॉमी, मतलब सारी मुख्य चीजें करवाई जा रही हैं। मतलब एग्जाम के दिन तक सारी चीजें करवाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र का ढाल कैसा होता है। तो इजी सी बात है, सभी लोग को पता होगा कि सर जी गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसकी कीमत घटने पे लोग मांग भी इसकी कम कर लेंगे। तो कीमत कम होगा तो लोग मांग भी कम कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका एंजिल वक्र क्या होगा? ऋणात्मक ढाल का होगा। क्यों होगा भैया? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं हो रहा है, कीमत कम हो रहा है तो मांग भी कम हो रहा है। जैसे बाजरे का उदाहरण दिया जाता है और मिट्टी के तेल का उदाहरण दिया। ये प्रश्न दोस्तों जो पीजीटी लेवल की परीक्षाएं होती हैं वहां पे अक्सर ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? उपभोक्ता संतुलन में कब होता है भाई? उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? बिल्कुल। तो क्या होगा? जहां वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, परस्पर बराबर होगा। तो सीमांत, ठीक है। तो क्या होगा भैया? सीमांत उपयोगिता और वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, MU x अपान MU y इज इक्वल टू PX अपान PY।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता का एक मनोवैज्ञानिक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी ठीक है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। क्यों मनोवैज्ञानिक विचार है, बेसिकली आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, बताना चाहिए, ठीक है। किसकी याद आनी चाहिए, पैरेटो की याद आनी चाहिए, एलन की याद आनी चाहिए, सैमुअल्सन की याद आनी चाहिए। क्या कहा था इन्होंने, कहा था पैरेटो, एरो, सैमुअल्सन, ये लोग कहे थे कि देखिए उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन फिर जब मार्शल आए तो इन लोगों की आलोचना कर दिए, कहे क्यों नहीं माप सकते हैं, माप सकते हैं। तो फिर मार्शल साहब आए तो कहे कि उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी गणना वाचक माप संभव नहीं है। ये बात कौन करता है, सैमुअल्सन कहते हैं। ये बात कौन करता है, पैरेटो बोलते हैं। ये बात कौन करता है, एलन करते हैं, ठीक है। तो पैरेटो, एलन और सैमुअल्सन कहते हैं कि उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता है, लेकिन इनका खंडन करते हुए जब मार्शल साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला मांग का नियम बताता है, मांग का नियम क्या बताता है भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आज का सेशन थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये सारे प्रश्न कम से कम अलग अलग परीक्षाओं में 5 से अधिक बार पूछे गए। और मध्य प्रदेश का दोस्तों आपको पता है कि कल पेपर है, तो इस वजह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में उनको मैं एक बार रिवाइज आज करा दे रहा हूं, ताकि क्या हो कि आपको कुछ प्रश्न यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिल जाए। और मध्य प्रदेश की तैयारी मतलब परीक्षा जो लोग भी देने जा रहे हैं, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा, ठीक है। सिलेक्शन मिल जाए फिर भी पढ़ते रहिए और अगले पोस्ट के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन जब तक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके घर नहीं आ जाता है तब तक आप लगातार हमारे साथ बन के प्रैक्टिस करिएगा, एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिएगा, है ना। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा कि मांग का नियम बताता है। तो मांग का नियम क्या बता रहा है, मांग का नियम क्या बता रहा है, तो मांग का नियम ये बताता है भैया कि अगर जो वस्तुओं की कीमतों में क्या आती है, कमी आती है, तो आप अपने मांग को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और अब अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो आप अपने मांग को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है। तो आप बताइए, अब इसको लोग सोचेंगे कि ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये तो बहुत इजी सी बात है, हमारे और आपके साथ होती है कि नहीं होती है। अभी मान लीजिए कि टमाटर की कीमतों में वृद्धि हुआ है, टमाटर 120 रुपया पर केजी है, तो बहुत ज्यादा टमाटर खाने का आपको मन होता होगा, तो आप जाते होंगे तो आधा किलो लेके आते होंगे, ठीक है। तो 1/2 केजी की आप मांग कर रहे हैं, आधा केजी की मांग कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर जो यही टमाटर की कीमत जब गिर जाती है और टमाटर 10 रुपये पर केजी हो जाता है, तब आप कहते हैं क्या कि यार 1 किलो ले लेते हैं, 10 रुपए का तो है, तो ऐसी स्थिति में 1 केजी खरीद लेते हैं। तो है कि नहीं आसान, इसमें कौन सा सुपर पावर ट्रिक है भाई, कुछ नहीं, बहुत आसान है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आएगा, बिल्कुल सही है। कुछ तो ऐसे हैं जो बी रट लिए हैं, प्रश्न कैसा भी बने उत्तर करेंगे बी, है ना। 1-2 लोग कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, 1-2 लोग से ज्यादा लोग करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो रट लिए हैं। क्योंकि अक्सर इस पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी ही सही होता है। अरे नहीं भैया, देखिए 3 चरण जनांकीय संक्रमण के 3 चरण होते हैं। पहला चरण
अर्थव्यवस्था पिछड़ा होता है तो जन्म भी ज्यादा होता है और ऐसी स्थिति में मृत्यु भी ज्यादा होती है। दूसरा जो चरण होता है उसमें क्या होता है कि जन्म दर ज्यादा ही रहता है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था विकास कर चुकी होती है तो लोग पोषक पदार्थ लेते हैं और साथ ही साथ में लोग क्या करते हैं कि अच्छा खान पान रखते हैं तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तो ये जो है दोस्तों, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति ये है। और जो तीसरा चरण होता है दोस्तों, ये आदर्श चरण होता है, जिसमें हम कहते हैं चलो यार एक लड़का हो गया या एक लड़की हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा तृतीय चरण में। अगला प्रश्न, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल ठीक है। देखिए बात सही है आप लोगों की कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होंगे वो कठिन होंगे मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा में, मुझे पता है, लेकिन आज आसान प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कठिन प्रश्नों का भी सेशन आप लोगों को बहुत सारा करवाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, इस लेवल के हो सकते हैं कि 10-20 क्वेश्चन आ जाए या 30 क्वेश्चन आ जाए या 40 क्वेश्चन आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे थोड़ा सा कठिन पेपर और आएगा, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आप क्या करिए कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजों को रिवीजन कर लीजिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, बिल्कुल, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हिग्स को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? हिग्स ने किया, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पता है एक टीचर और एक स्टूडेंट में यही क्या होता है कि अंतर होता है। आज मैं बेसिकली दोस्तों आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा हूं, है ना। अगर जो बहुत कठिन सेशन ला दूंगा तो आपका मनोबल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो सच्चाई तो यही है कि आज मैं आपके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं ज्यादा, है ना। और अब अगर जो आपको सारे प्रश्न आएंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनकी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स जानते हैं, अगर जो किसी एक सेशन में उनके प्रश्न बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनको कुछ आता ही नहीं, है ना। लेकिन सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये है कि उनको बहुत आता है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना दोस्तों कि आज का जो सेशन है वो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोल इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इतना आसान पेपर कहाँ से आएगा, तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा मनोबल जो है वो हाई हो। और ये जो सारे प्रश्न आप आज देख रहे हैं ये एकदम इकोनॉमिक्स के कोर बिंदु में है, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने का प्रयास इस सेशन के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि स्थापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच होती है। अब यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछेगा। अगर जो कोई अच्छा व्यक्ति तैयार किया होगा आप लोग का पेपर तो जरूर पूछेगा कि स्थापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? धनात्मक होती है। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है? 0 होती है। तो ये 4 में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अगर जो कोई अच्छा आदमी तैयार किया होगा आपका पेपर तो इस 4 में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा इनफाइनाइट वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच इनफाइनाइट होती है। पूरक वस्तुओं के लिए निगेटिव होती है। अस्थापन वस्तुओं के लिए धनात्मक होती है। विलासिता की वस्तुओं के लिए धनात्मक होती है और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए 0 होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्ब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन की लोच होती है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? चलिए, बिल्कुल ठीक है कि कार्ब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधन की प्रतिस्थापन की लोच होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोलेंगे? इकाई के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कार्ब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापन लोच क्या होती है? इकाई के बराबर होती है। और कार्ब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के दो साधन माने गए हैं। पहला जो माना गया है दोस्तों, वो क्या माना गया है? श्रम को माना गया है। और दूसरा माना गया है पूंजी को। ठीक है, श्रम का भाग 1/4 होगा और पूंजी का भाग 3/, सॉरी, श्रम का भाग 3/4 होगा और पूंजी का भाग 1/4 होगा। ठीक है, तो जितने लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए, चलिए। अरे ठीक है भाई, देखिए एक बात बताएं कि किसी से भी गलती हो सकती है ना? तो नहीं बोलना चाहिए, है ना? गलतियां किससे नहीं होती है? सबसे होती हैं। जो बहादुर होता है उससे ही तो गलती होती है ना। गलती सबसे होती है। तो हालांकि बहुत छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाती है। लेकिन अगर जो कोई एक ही गलती को बार बार दोहरा रहा है, तब ये बात ठीक नहीं है ना? क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को भी। कोई होता है, मतलब हो सकता है कि किसी से गलती हो जाए, सबसे होती है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होती है ना? तो किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जीवन में। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एकाधिकारी उस बाजार में बेचना चाहेगा जहां। क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मांग की लोच इकाई से कम हो। लेकिन अगर जो आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों इनका उत्तर जो मानना है, वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना था एक बार। तो एक दो बार ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको ये बात बताई हो। ठीक है, तो फिर भी, लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि मांग की लोच इकाई से कम हो। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? तो इजी सी बात है, आज के बाद कभी भी भूलिएगा नहीं। क्राउडिंग, बिल्कुल ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है कि सरकार अगर जो अपने व्यय को बढ़ाती है, अर्थात सरकार अगर जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुद्रा डालती है, जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, गवर्नमेंट अगर जो ज्यादा खर्च करती है, तो सरकार व्यय कर रही है, तो सरकार को आय भी तो चाहिए। इस व्यय के बराबर सरकार को आय भी चाहिए। अब इस आय को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देता है? आम जनता पे कर लगा देता है, टैक्स लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में जब करों की दर बढ़ जाएगी, तो निजी व्यय में कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से सरकारी व्यय में अगर जो वृद्धि होती है, तो इससे निजी व्यय में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न,
ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। बढ़िया सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर जी वहां पे ब्याज दर की बात होती है, आपने ये नहीं बताया कि कर जो होते हैं, जो ऋण होते हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, अर्थात ब्याज की दर भी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब उस चीज को आप समझ लीजिए कि भैया बस छोटी सी बात है कि सरकार को आय में वृद्धि करना है तो वो क्या करेगा कि टैक्स भी इंक्रीज कर देगा। तो टैक्स भी इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ में ब्याज के दर में भी वृद्धि आएगी, बहुत सारी चीजें वहां पे होती है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिमाण क्या होगा। चलिए, क्या होगा ISLM मॉडल में अगर जो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि किया जाए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग बोल रहे हैं कि देखिए सर LM वक्र क्या होगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में अगर जो वृद्धि की जाएगी तो LM वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। IS, ठीक है, IS कैसा होता है, निगेटिव, इसका ढाल कैसा होता है IS वक्र का, LM वक्र का ढाल कैसा होता है, याद है कि नहीं है? IS का निगेटिव होता है, LM का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पे आधारित है? रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किस मान्यता पे आधारित है? बढ़िया सा प्रश्न है। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन भी करिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे कुछ दिन कुछ महीने पढ़िए तो सही, कुछ दिन कुछ महीने पढ़िए तो सही, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए तो सही। ये बच्चों का खेल लगेगा भाई, ये बच्चों का खेल लगेगा अगर जो सही तरीके से आप मेहनत करेंगे। अलग अलग बैचेज हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो तब तक पढ़ेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। हर कंटेंट को देना हमारी जिम्मेदारी होगी। अलग अलग बैचों में भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पे आधारित है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, पूर्ण प्रतियोगिता भी है, बिल्कुल ठीक है, और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है, सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है। बढ़िया सा प्रश्न है, सभी लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? 2 घंटे की मैं क्लास ले रहा हूं, आप लाइक नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? लाइक क्यों नहीं करेंगे? लाइक किया करिए, निवेदन है आपसे, है ना। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए बताइए कि एक एकाधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि देखिए सर औसत परिवर्तनशील लागत से, ठीक है। तो अगर जो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर ये कीमत प्राप्त कर रहा है तो ये क्या होगा, उद्योग में बना रहेगा, उत्पादन में बना रहेगा।
इस उम्मीद पे कि चलो भविष्य में चल के हमें लाभ होगा। लेकिन अगर जो औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम कीमत ये प्राप्त करता है, फिर बोलेगा टाटा बाय बाय, हमसे नहीं हो पाएगा, हम दिवालिया हो गए, असफल हो गए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है? आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार मतलब होता क्या है? पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होगा? पूर्ण रोजगार से ऐसे क्या होता है बताइए? पढ़ते हैं ना कि क्लासिकल अर्थशास्त्री बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब इस पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होगा बताइए? इतनी सारी थियरी आप लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी चीजें जो है दोस्तों ना, वो जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और अक्सर देखने को मिलता है ना कि जो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो लोग लाखों रुपए की फीस लेकर के पढ़ाते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो आपको ये बताने नहीं जाते हैं कि पूर्ण रोजगार क्या होता है या मुद्रास्फीति क्या होती है। उनको ये लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, बच्चा जानता ही जानता होगा। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि ये तो लोग जानते ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि मेरे द्वारा एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें आपको बताई जाती है। बिल्कुल बेसिक सी बातें जो होती है वो भी बताई जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक सी बात भी नहीं जानते, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, गैर लोचशील ब्याज दर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है? अगर जो ब्याज दर में परिवर्तन नहीं होगा सर, तो मुद्रा की मांग व आपूर्ति किस तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी? और अगर जो नहीं बढ़ेगा तो फिर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? अर्थात जो हमारे देश में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इन संसाधनों का समुचित उपयोग करके हम अपने उत्पादन को अधिकतम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी का उत्तर ठीक होगा, जितने भी सी बोलेंगे सभी का उत्तर गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए कैसा होता है? कैसा होता है भाई? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। सबका मैसेज आ तो रहा है? सबको पता होगा कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये हुआ आपका उद्योग। उद्योग मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे प्राइस का निर्धारण करता है, कीमतों का निर्धारण करता है, और इसी कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे वस्तुओं को मार्केट में बेच सकती है। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एक्स अक्ष के समानांतर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, लैफर वक्र का संबंध दर्शाता है। लैफर वक्र क्या बताता है भैया? लैफर वक्र क्या बताता है? और पता नहीं क्यों आज ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा देने जो लोग जा रहे हैं उनसे थोड़ी सी मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है भाई देखो, एक बात ध्यान में रखिएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी जाइएगा, किसी से भी मिलिएगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, वो आपको बताएगा यार कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इतनी सारी इतनी कम सीटें हैं, ऐसे है वैसे है, एक सीट पे 6 लोगों को बुलाया जाएगा, ये होगा वो होगा। दुनिया की किसी भी बात को नहीं सुनना है। ठीक है, क्योंकि आप ही के जैसे लोग होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आप भी हो सकते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यार दूसरे की बातों को सुनने का क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल पे कम से कम एग्जामिनेशन हॉल पे हाल पर कम से कम 80% तो छात्र ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी के जाते हैं, और उनका बस यही रहता है कि राजनीति की बात कर रहे हैं
ये वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है, यहाँ नहीं हुआ तो वहां हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, उसमें होगा, ये होगा। मतलब 50 प्रकार की वो बातें करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन उनके बातों की वजह से बहुत अच्छे अच्छे जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो लगता है कि यार इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, जो लोग जाएंगे, जो लोग पेपर देंगे, उन्हीं में से सिलेक्शन होने वाला है, उन्हीं लोगों में से सिलेक्शन होने वाला है। तो एक ऐसे व्यक्ति की बात आप क्यों सुनेंगे जिसको खुद ही नहीं पता है कि रियलिटी क्या है ना। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कभी भी आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो बैठते हैं, कोई भी इधर उधर की बात करता है तो उससे कहिए ठीक है भैया, धन्यवाद, जो आप कर रहे हैं सारी चीजें बेहतर है, हम और कोई आपसे आर्गू नहीं करना चाहते। अपने मनोबल को बहुत ज्यादा ऊंचा न रखिए, बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं रखिए। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि सब कर देंगे, और ये भी नहीं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्या करिए, एक संतुलित वे में रहिए, संतुलन बनाए रखिए और पेपर को ध्यान से पढ़िए। और ये विश्वास करिए कि आपने जिंदगी के इतने दिन गुजारे हैं, इतने सारे घंटे आपने इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से ये प्रश्न हमारे सामने आए होंगे, हम इसको कर सकते हैं। उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर होगा भाई, कि लेफर बकर का संबंध दर्शाता है। और अक्सर जो होती है ना अक्सर लड़कियां शिकार हो जाती हैं, है ना। अक्सर इस प्रकार के जो महानुभाव होते हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता होता है और वो सेंटर पे जाके केवल बोलते हैं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वहां के व्हाट्सएप पे ये आ गया, यहाँ के व्हाट्सएप पे ये आ गया। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो शिकार होती है वो लड़कियां होती हैं, क्योंकि लड़कियां पता नहीं क्यों किसी की भी बात को बहुत बहुत आसानी से मान लेती हैं, वो बहुत आसानी से मान लेती हैं। तो लड़कियों के लिए क्या है, सख्त हिदायत है कि नहीं भैया, आप अपने ऊपर टिके रहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लेफर बकर का संबंध दर्शाता है, तो कम कर दर और बढ़ी हुई आय के मध्य ये संबंध को दर्शाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो अवशेष को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो अवशेष क्या होता है, क्या होता है भाई। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, प्राथमिक घाटा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आपको पता होगा कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा, और उसमें से ब्याज दायित्व को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब क्या होता है भाई। जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या होता है भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अवमूल्यन से क्या होता है, मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है। मुद्रा का क्या होता है, बाह्य मूल्य कम हो जाता है। बाह्य मूल्य क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। और अगर जो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मुद्रा का मूल्य आपके देश में क्या हो रहा है, गिर रहा है, और बाह्य मूल्य सॉरी मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको कम वस्तुओं के लिए ज्यादा कीमतें देने पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में आयात जो होंगे वो महंगे होंगे और निर्यात जो हो जाएंगे वो सस्ते हो जाएंगे। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, स्टेगफ्लेशन क्या होता है, स्टेगफ्लेशन क्या होता है भाई।
तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं स्टैगफ्लेशन को? हिंदी में क्या बोलते हैं स्टैगफ्लेशन को, बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, स्टैगफ्लेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप ये बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि देखिए भैया, मुद्रा स्फीति के साथ क्या होती है? मंदी होती है। अर्थात क्या होती है? वस्तुओं की कीमतें सतत रूप से बढ़ती हैं और साथ ही साथ में क्या होती है? अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, तो सतत रूप से अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति बढ़े और बेरोजगारी बढ़े तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे भी कई लोग गलत कर रहे हैं, कई लोग गलत कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर जो मुद्रा स्फीति अर्थात अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है और बेरोजगारी में भी वृद्धि हो रही है, तो इसे ही स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर जी मंदी का संबंध बेरोजगारी से कैसे होगा? आप तो बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती है। तो अरे भैया, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इट मीन्स कि क्या होगा? उत्पादन का स्तर कम हो रहा है। जब उत्पादन गिर रहा है तभी तो लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होगा तभी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। उत्पादन कम होता चला जाएगा, उत्पादन कम होता चला जाएगा, और उत्पादन जब बहुत कम हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं, है ना? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा? हाँ, क्या उत्तर है रे भाई? बिल्कुल ठीक है। फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत एम बी इज इक्वल टू पी टी। वस्तु अगर जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर 2 गुना होता है और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है ना? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। तो फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा की पूर्ति 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत। अब रिकार्डो का लगान सिद्धांत और तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इसमें से एक प्रश्न पक्का पूछेगा। तो रिकार्डो का पहले क्या होगा दोस्तों? लगान सिद्धांत। रिकार्डो के लगान की बात करें तो क्या बोलते हैं कि अलग अलग भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होती है उतना लगान देती है। सीमांत भूमि वो भूमि होगी जो लगान नहीं देगी, अर्थात ये उर्वरक नहीं होता है। अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात ये उर्वरक होता है। मुद्रा सॉरी जो क्या बोलते हैं कि भूमि की पूर्ति जो है वो पूर्तियां बेलोचदार है और भूमि का एकमात्र कार्य जो है वो उत्पादन करना है। एक समय अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि उत्पादन योग्य भूमि बचेगी ही नहीं। तो ये यहाँ से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा अगर जो ठीक रहा सब कुछ तो। ठीक है, और रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है मूल्य के श्रम सिद्धांत के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और मूल्य के श्रम सिद्धांत से एक नाम और जुड़ा हुआ है, कौन? एडम स्मिथ साहब। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत है मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अगला, निम्नलिखित में से किसी व्यापार के दृश्य मदों में सम्मिलित किया जाता है? देखिए, एक होता है दृश्य मद और दूसरा होता है अदृश्य मद। तो दृश्य में किसको सम्मिलित किया जाएगा? मतलब जिसे देखा जा सके, बताइए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर है रे भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, एक होता है दृश्य मद और दूसरा होता है अदृश्य मद। तो दृश्य मद का मतलब ये हो गया कि जिसे हम देख पाए, और हम किसे देख पा रहे हैं? वस्तुओं का अगर जो आयात और निर्यात हो रहा है, ठीक है, वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है तो उसे हम क्या कर पा रहे हैं? एक तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट है। और अदृश्य मद में क्या आ जाएगा? सेवाएं आ जाएगी। जैसे मान लीजिए
कि आप भारत में बैठे हैं और किसी यूएसए की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप जॉब तो कर रहे हैं, आप कुछ प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको देखा नहीं जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है। मौद्रिक उपाय कौन सा नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा नहीं है जो आरबीआई के द्वारा अपनाया जाता है, केंद्रीय बैंक। मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है, केंद्रीय बैंक। और राजकोषीय उपाय कौन अपनाता है, गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, 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 ठीक बोल रहे हैं। आयात प्रतिबंध, बिल्कुल ठीक है। आयात के प्रतिबंध सरकार लगाएगा, ये आरबीआई नहीं लगाएगा, ये सरकार लगाएगा। तो ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत है। अगला, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने पर क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत कौन देता है सर, लेवेंस्टीन देते हैं। लेवेंस्टीन साहब क्या बताते हैं, बताइए। बिल्कुल ठीक है, लेवेंस्टीन साहब कहते हैं ना कि देखिए भैया, जब जो पिछड़े देश होते हैं वहां पे जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहां की जो प्रति व्यक्ति आय होती है ना, वो प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह स्तर पर आकर के रुक जाती है। अर्थात लोगों को आय बस इतनी ही होती है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो ऐसी स्थिति में निवेश की क्षमता उनके पास होती नहीं है। तो जब निवेश की क्षमता होती नहीं है तो आप क्या करिए कि आप इतना निवेश करिए, अर्थव्यवस्था में विनिवेश करिए कि क्या हो पाए कि लोगों के अंतर्गत निवेश की क्षमता जागृत हो पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि बी होगा सर, बिल्कुल ठीक होगा कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है कि मृत्यु दर जो होता है वो कम हो जाता है। और दोस्तों एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। क्लासेस बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग किए हैं। तो निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको ही सहूलियत होगी, है ना, आपको ही सहूलियत होगी, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उसके लिए कोई चार्ज तो लगता नहीं है, वो फ्री का है कि नहीं है। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर होगा। बड़े धक्के का सिद्धांत, ये तो सबको पता होगा। बड़े धक्के का सिद्धांत किसने दिया, रोजेस्टीन रोडान ने। क्या कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है कि गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है, लोगों के पास निवेश करने की क्षमता नहीं है। तो आप क्या करिए, बड़े पैमाने पे अर्थव्यवस्था में विनिवेश करिए जिससे लोगों की निवेश क्षमता बढ़ पाए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखिए सर जी, विनिवेश का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स की सरकार को चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, इन सारी चीजों पे पैसा खर्च करे। जब इन सारी चीजों पे पैसा खर्च होगा तो लोग निवेश के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, आपके गांव से शहर की सड़क अच्छी ही नहीं होगी तो गांव में आप उत्पादन कैसे करेंगे। आपके गांव में बिजली आएगा ही नहीं तो आप उत्पादन करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, वही बात होती है। अगला, बिल्कुल ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये तो इजी सी बात है, सबको पता होगा। और स्थापना पर के विकास पे व्यय, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, ये क्या है दोस्तों, अवस्थापना से संबंधित है। मतलब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली किस तरीके से बेहतर हो पाए उस पर जो व्यय होता है वो भारत की योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट प्रस्तुत करती है तो उसमें इन सारी चीजों का मेंशन होता है। अगला प्रश्न की निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कितनी बार मैं बोलूं, आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ना, आप क्यों नहीं लाइक करते हैं? लाइक किया करिए, निवेदन है सभी लोगों से। क्या उत्तर आ रहा है भाई,
बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, निर्मल ग्राम पुरस्कार जो संबंधित है ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान से संबंधित है और इसकी शुरुआत 2003 में किया गया था। ठीक है। और इसमें दोस्तों इस योजना के अंतर्गत अगर जो कोई गांव, ठीक है, जो स्वच्छ, अपने आप को स्वच्छ साबित करता है तो उसको दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट प्रदान करवाया जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर करिए। मतलब उनको पुरस्कृत किया जाएगा, यही ना, कि भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है उसके। तो अब एक बात समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा तो कल हो जाएगी, आगे है झारखंड और उसके आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो अब आपके एग्जाम की भी चांसेस बन रहे हैं। तो नवंबर दिसंबर तक अगर जो हो सकता है, तो मतलब नवंबर दिसंबर तक हो सकता है कि आपकी परीक्षा हो जाए। ठीक है। तो अब जो लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं वो लोग भी क्या करिए, मेहनत शुरू करिए। और झारखंड वाले जो लोग भी हैं समय का सदुपयोग करिए। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वैकेंसी आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर बिहार ऑलरेडी है ही, बहुत सारी वैकेंसी है ना। चलिए क्या उत्तर होगा, कि भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्यों हम लोग अल्प विकसित हैं भाई, अल्प विकसित हम लोग क्यों हैं? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि देखिए नियोजन की आवश्यकता के कारण ये डजेंट मैटर दोस्तों, ये अल्प विकसित का प्रमाण नहीं देता है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बिल्कुल ठीक है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। कृषि पे आधारित हम लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। और औद्योगिक प्रगति जो है वो मंद गति से हो रही है। तो 2 3 4। अगला, बिल्कुल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? हाँ, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी पक्का आएगी, 100% आएगी। देखिएगा इसी साल एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, इसी साल एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी। और उसके बाद दोस्तों जीआईसी लेक्चरर की भी वैकेंसी आएगी, है ना। ये दोनों वैकेंसियां आने वाली हैं, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर। बहुत ज्यादा दोस्तों ये क्या किया गया है, प्रतीक्षा इस वैकेंसी ने करवाया है, लेकिन अब सारा मामला क्लियर है उसका। क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अब इस प्रश्न में इतने सारे लोग गलत होंगे भैया, तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। ये प्रति व्यक्ति आय की बात होता है ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता को नहीं मापता है? तो आय की असमानता को प्रति व्यक्ति नहीं मापता है। क्यों नहीं मापता है? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, देश की कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या, जनसंख्या। तो ये एक औसतता का बोध कराता है, न कि दोस्तों ये असमानताओं को कैसे माप पाएगा। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे बी होगा ना भाई, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अगला, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जो लोग भी भरे हैं यथाशीघ्र आप लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे एडमिशन ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें दी जा रही हैं। ईमानदारी से अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी, एग्जाम आते आते सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी बैचेज अवेलेबल है अलग अलग परीक्षाओं की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए कुछ दिन कुछ महीने हमारे साथ जुड़िए, बहुत आसान सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना आसान प्रश्न पूछेगा क्या पेपर में?
2021 के यूपी पीजीटी में यह प्रश्न शायद पूछा हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसकी है भैया, 1936 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, किसकी पुस्तक है ये, बताएंगे नहीं क्या, बता दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे एडम स्मिथ की है, एडम स्मिथ की है, कुछ बोलेंगे जरूर, पक्का बोलेंगे। एडम स्मिथ कोई है जिसको याद आ रहा है, नहीं? हाँ, ये किंग्स साहब की थी, ठीक है, तो याद रखिएगा ये किंग्स साहब की पुस्तक, ठीक है। तो किंग्स और एडम स्मिथ में बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है, तो सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है, लेकिन घरेलू बिजली जो होता है ये सार्वजनिक वस्तु नहीं, ये निजी वस्तु है, क्योंकि बिजली का बिल आप भरते हैं, आपका पड़ोसी नहीं भरता है। अगला, ओकुन का नियम दर्शाता है, ओकुन का नियम क्या दर्शाता है भाई, ओकुन का नियम क्या दर्शाता है, तो ओकुन का नियम क्या दर्शाता है, ओकुन साहब बोलते हैं ना कि अगर जो बेरोजगारी में 1% की वृद्धि आ जाएगी, बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 2.5% की कमी आ जाएगी। तो बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। इजी सी बात है भाई, आसान सी बात है। जब निवेश नहीं होगा, अगर जो निवेश भी शून्य हो जाए तो राष्ट्रीय आय को कौन शून्य होने से रोकेगा, तो भैया उपभोग शून्य होने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि भैया उपभोग आप करेंगे, रोटी दाल चावल सब्जी तेल, इन सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत तो आर्थिक क्रियाएं होती रहेंगी, और जब आर्थिक क्रियाएं होंगी तो राष्ट्रीय आय शून्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है। तो बहुत आसान सी बात है कि आर्थिक समृद्धि जब होती है तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताइए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। चलिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए 2 घंटे की क्लास हम लोग लेते हैं, लेकिन आपको पता चलता है क्या कि क्लास 2 घंटे की हो रही है। कभी कहीं इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, उनकी आधे घंटे की क्लास आपको इतना ज्यादा लगेगा आधे घंटे लगेगा कि बहुत लंबा समय हो गया हमको क्लास लेते हुए, है ना। तो जब आपका इंटरेस्ट बना हुआ है जिस चीज में, ठीक है, जो काम आपको बर्डन नहीं लग रहा है, उस काम को लगातार करते रहिए। और अगर जो कोई कार्य करते समय आपको समय का पता नहीं चल रहा है और आपको बर्डन नहीं लग रहा है, तो इट मीन्स कि आप राइट ट्रैक पे हैं और सफलता आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की 2 घंटे की क्लास बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल सा काम होता है भाई। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव धनात्मक होता है। नहीं भैया, आय प्रभाव धनात्मक नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पूछा है आय प्रभाव धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, निगेटिव होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। चलिए, काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पे विचार किया जाता है। ठीक है, काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पे विचार किया गया। आप कहिए सर 2 साधन। काब डगलस उत्पादन फलन में जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। ये कहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन में उत्पादन में 2 साधन लगे हुए हैं। उत्पादन के 2 साधन हैं, पहला जो है वो श्रम और दूसरा जो है वो पूंजी। श्रम का जो भाग है वो कितना है 3/4 और पूंजी का जो भाग है वो 1/4। ये दोनों मिल जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर हो जाती है
और ये दो साधन कौन कौन से हैं? एक श्रम है और दूसरी पूंजी है। अगला कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आप इकोनॉमिक्स के नोट्स को भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स के नोट्स को भी पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि कुछ दिन कुछ महीने हमको दीजिए, आपकी सारी चीजें कवर होने वाली है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान दोस्तों आपको लगने वाला है। लेकिन आप ये चाहेंगे कि 2 दिन 4 दिन तैयारी करके सफलता ले लिया जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 2 महीने 6 महीने हमारे साथ लग के मेहनत करना पड़ेगा। आप दोस्तों आराम से एडमिशन ले लीजिए और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। इट मीन्स एक बार आप एडमिशन लेते हैं, जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से 1 रुपए फीस पेमेंट करने की जरूरत दोस्तों नहीं होगी। हमारी जो बैचेज चल रही हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, बिहार पीजीटी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होती है, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस हैं और अलग अलग क्लासेस हैं दोस्तों। और आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें वहां पे पढ़ाई जा रही हैं। तो एडमिशन की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की जो फीस है वो 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आप चाहेंगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी और बेस्ट ऑफ लक उन सभी लोगों को जो लोग भी मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। आपसे बस मैं यही निवेदन करूंगा कि आप कॉन्फिडेंस को रखिएगा। आप ये सोचिएगा कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस किया है और पेपर में प्रश्न कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ, धैर्य मत खोइएगा, कंसंट्रेट होकर प्रश्नों को पढ़िएगा और पूरा समय देकर के क्वेश्चनों को पढ़िएगा। आराम आराम से सारी चीजों को करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।